यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग बात करने वाले हैं टर्की की। टर्की जो कभी ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था, टर्की जो आज इस्लामिक जगत की बड़ी हस्ती बनने के प्रयास में है, टर्की जो अपने आप को मुसलमानों का लीडर घोषित करने पर है, सऊदी अरेबिया की मुसलमानों के लीडर या मुस्लिम जगत की लीडर की पदवी को ख़त्म करके स्वयं में मुसलमानों का लीडर और जिहाद के रास्ते पर चलने वाला टर्की। ख़ासतौर से टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं तय्यब एर्डोगन, वो इस समय फूले नहीं समा रहे हैं संसार में इस्लामिक जगत को जगाने में और इस्लाम चरमपंथ को बढ़ावा देने में। खैर, सिलसिला शुरू होता है जब भारत ने आर्टिकल 370 को 5 अगस्त सन 2019 को डाइल्यूट किया तो पाकिस्तान को बड़ा कष्ट हुआ। पाकिस्तान ने पूरे इस्लामिक जगत को के पास कॉन्टैक्ट किए, पूरे इस्लामिक जगत को उसने झकझोड़ा, लेकिन उनको इस्लामिक जगत में सिर्फ 2 साथी मिले। एक उनको टर्की मिला, दूसरा उनको मलेशिया मिला। मैंने मलेशिया का हाल आपको बताया कि मातहर मोहम्मद का क्या हुआ। उनको वहाँ पद छोड़ना पड़ा। पद छोड़ने के बाद उनको पार्टी से भी निकाला गया। पार्टी से निकालने के बाद आज वो राजनीति से बाहर बैठे हुए हैं। हालांकि उनसे कहा गया कि भारत से वो माफ़ी मांगें, क्योंकि भारत ने उनके जो ऑयल एक्सपोर्ट है, जो उनके यहाँ का ऑयल है, उसको उन्होंने नस्ते नाबूद भारत ने कर दिया। बहुत सारे जो वहाँ से इंपोर्ट होते थे, जो उनकी जीडीपी के 36% हिस्से पर एग्रीकल्चर के, भारत ने प्रहार किया है, जिससे इस समय मलेशिया त्राहिमाम कर रहा है। पाकिस्तान की हालत हमको मालूम है कि पाकिस्तान, पीछे मैंने कहा था कि सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़ भी उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिए, और शाह महमूद कुरैशी ने जिस प्रकार कहा कि अगर सऊदी अरेबिया इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस का बैठक नहीं बुलाती है तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बुलाएंगे, और नतीजा ये निकला कि सऊदी अरेबिया जो इस समय इस्लामिक जगत का हेड है या वो उसका प्रणेता है, उससे उनके संबंध खराब हो गए। और $3 बिलियन जो उन्होंने दिया था, $3.2 बिलियन का जो ऑयल क्रेडिट दिया था, उसको भी उन्होंने वापस लेने की तुरंत तत्काल घोषणा की। ऐसा क्यों है? क्योंकि सऊदी अरेबिया की जो सीट है, जो आज उनका दबदबा है, उसको टर्की हासिल करने का प्रयास कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस्लाम के नाम से अगर कोई बात जम्मू कश्मीर की आएगी तो इस्लाम के नाम से टर्की के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने उनका फेवर किया। अगस्त की ये बात है, सितंबर में यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस बैठी, और सितंबर की यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस में टर्की के राष्ट्रपति ने जो स्टेटमेंट दिया वो जम्मू कश्मीर उसमें इन्वॉल्व किया, और विश्व को ध्यानाकर्षित करने के लिए उन्होंने कहा कि विश्व का ध्यान आकर्षित होना चाहिए, इस्लामिक जगत पर बड़ा प्रहार हुआ है 370 को डाइल्यूट करके। पूरे विश्व नरेंद्र मोदी के साथ पहले से खड़ा था। डोनाल्ड ट्रंप ने अक्टूबर में, मैंने कहा अगस्त सितंबर में उनका स्टेटमेंट, अक्टूबर में डोनाल्ड ट्रंप ने टर्की के प्रेसिडेंट को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उन्होंने कहा कि सीरिया में जो आतंकी संगठन हैं, वहां की सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ टर्की का खड़ा होना और ऑफेंसिव होना, इसके लिए उन्होंने उनको वार्न किया। हालांकि उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम वहां से अपनी सेनाओं को विड्रॉ करवा रहे हैं, लेकिन टर्की ने जो वहां से ऑफेंसिव एक्शंस ले रही है, ऑफेंसिव वर्क कर रही है, उसके लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी सार्वजनिक हो गई। हालांकि एर्डोगन ने इस बात को कहा कि हम नहीं भूलेंगे और समय उचित आएगा तो हम उनको जवाब देंगे। ये सब चालू हुआ। यहां पर भी टर्की रुका नहीं। टर्की के प्रेसिडेंट पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को 4 बार उन्होंने एड्रेस किया, और उन 4 बार के एड्रेस में जम्मू कश्मीर विषय पर उन्होंने विशेष कंसंट्रेशन किया, क्योंकि वो इस्लामिक जगत के हेड बनना चाहते हैं, और पाकिस्तान ये कह रहा है ये जम्मू कश्मीर की जो समस्या है भारत का इंटरनल मैटर नहीं, ये इस्लामिक प्रॉब्लम है। तो सऊदी अरेबिया को भी वो साधना चाहता है जो इस्लामिक जगत का इस समय हेड है, और टर्की को भी साधना चाहता है जो उसका रिवलरी है।
सऊदी अरबिया ने इसी बात पर टर्की से इनके संबंध होने के नाते और जो शाह महमूद कुरैशी ने बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए, नरेंद्र मोदी से जो इस्लामिक जगत के संबंध हैं, उन संबंधों को सबको ध्यान में देखते हुए सऊदी अरबिया ने अपने आप को विड्रॉ किया और विड्रॉ करने के बाद अब बाजवाब माफी मांगने जा रहे हैं। लेकिन टर्की कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देता रहता है। अब टर्की के समय का अंत समय आने वाला है ऐसा दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि नाटो की जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, नाटो का एक साइप्रस के समुद्र में एक्सरसाइज हो रहा था। उस एक्सरसाइज में टर्की फ्रांस से भी भिड़ गया और फ्रांस के एक जहाज के पीछे उसने अपना वॉरशिप लगा दिया, जिससे फ्रांस उससे नाराज होकर वहीं से अपनी सेनाओं को विड्रॉ करके उसने उस ट्रेल से अपने आप को बाहर कर दिया। हालांकि कारण एक ये भी है कि इस नाटो की सेना का नेतृत्व या इनका जो कमांडर है वो अमेरिका है। अमेरिका उस सैन्य अभ्यास में भाग नहीं ले रहा था, तो टर्की ने अपने शिप्स को बाहर वापस कर लिया, अपने वॉरशिप्स को वापस कर लिया। इतनी बात वहां तक हुई। लेकिन इधर टर्की तो अब चुप रहने वाला नहीं, क्योंकि उसको इस्लामिक फोबिया हो गया, उसको इस्लाम उसके दिमाग पे चढ़ गया है। अब वो ऑटोमन एम्पायर बनाना चाहता है और वो अपने आप को विश्व में इस्लामिक जगत का हेड बनाना चाहता है। और वो चाहता है जो बाद में इस्लामिक खुतबे लिखवाना और ये पता नहीं क्या क्या चलता था। तो ग्रीस और टर्की का एक क्षेत्र है साइप्रस। साइप्रस के क्षेत्र में जो ऑयल रिजर्व्स हैं, उन ऑयल रिजर्व्स पर ग्रीस का कब्जा है। ग्रीस उस पर कब्जा ठोकता रहा। टर्की ने इधर अपने कुछ वॉरशिप्स और सर्वेयर ग्रुप वहां पर सर्वे करने के लिए, स्टडी करने के लिए भेज दिया और उसके पीछे वॉरशिप भेज दिया कि अगर कोई बीच में आए तो फिर तुम ये युद्धक सेना भी ले जाओ। यहां ग्रीस और टर्की का कन्फ्लिक्ट हो गया। ग्रीस और टर्की के कन्फ्लिक्ट का नतीजा यह निकला कि अभी अभी जो फ्रांस किसी और के साथ युद्ध अभ्यास कर रहा था, उसने अपने नॉवल शिप्स यानी कि समुद्री बेड़े ग्रीस के साथ कॉमन एक्सरसाइज करने के लिए साइप्रस के समुद्र में भेज दिए टर्की के खिलाफ। ये जो फ्रांस वर्सेस टर्की चल रहा है, ये लेबनान में भी दिखाई दिया, क्योंकि लेबनान में जब बेरूत हुआ तो बेरूत में भी इमैनुअल मैक्रोन ने वहां विजिट किया उस बंदरगाह पर, और आरोप यह लगाया कि इसके पीछे टर्की हो सकता है। क्योंकि यह सारा बारूद, जैसे मैंने पीछे भी कहा था कि इस्लामिक जगत की एक खास बात है कि इस्लाम का विरोध सबसे बड़ा इस्लाम है। आपने पीछे एक पोस्टर मैंने बनाया था, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन इस्लाम। तो टर्की इस्लामिक गुरु बनना चाहता है, और ये जो भी इस्लामिक गुरु बनना चाहा उसने सबसे पहले सीरिया पर हमला किया। प्रॉफिट मोहम्मद के बाद से जितने भी इनके हेड हुए या खलीफा हुए, उन्होंने सबने सीरिया टारगेट किया। तो भाई जब सबने सीरिया टारगेट किया तो टर्की क्यों नहीं सीरिया टारगेट करेगा? डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही धमकी, मैंने पहले आपसे कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पहले ही धमकी दे चुके हैं कि सीरिया में तुम ऑफेंसिव एक्शन में हो, और सीरिया में डिस्टर्बेंस करने के लिए ये जो बेरूत में इकट्ठा किया गया था बारूद, ये बारूद वहां विस्फोट हो गया। तो लेबनान में एक पक्ष से फ्रांस है और दूसरे पक्ष से टर्की है। यह सब हो कब से रहा है? जिस दिन से टर्की ने जम्मू कश्मीर विषय को लेकर यूएनओ में स्टेटमेंट दिया। तो भारत के जितने मित्र हैं, चाहे वो फ्रांस हो, हम सब जानते हैं कि इमैनुअल मैक्रोन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े अच्छे मित्र हैं। ग्रीस से हमारी मित्रता है, इस्लामिक जगत से हमारी मित्रता है, सऊदी अरेबिया से हमारी बहुत अच्छी मित्रता है, डोनाल्ड ट्रंप से हमारी बहुत अच्छी मित्रता है, कनाडा से भी हमारा कुछ ऐसा विशेष नहीं है कुछ इश्यूज को छोड़कर, रशिया से हमारे बहुत अच्छे संबंध है, पूरे विश्व से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। नतीजा निकला कि जम्मू कश्मीर पर जो बोलेगा, चाहे वो मलेशिया बोलेगा तो उनको पे करना पड़ेगा, और टर्की बोलेगा तो टर्की को पे करने पड़ेगा। आज टर्की यूरोप के अंदर और अमेरिका की दूसरी तरफ से और इवन इस्लामिक जगत से घिर चुका है। यह संभव है कि टर्की को लग तो रहा है कि वो इस्लामिक जगत का खलीफा बनेगा, लेकिन वो भूल जाता है कि इस समय ईश्वर ने अपना अंश जमीन पर भेजा हुआ है, जिसको नरेंद्र मोदी कहते हैं, और इनका विरोध करना
अभी तक का इतिहास अगर मोदी जी का उठाकर देखेंगे तो बचपन से लेकर अभी तक जिसने इनका विरोध किया है वो इनके एक्शन से नहीं, वो स्वतः समाप्त होता चला गया। तो टर्की जो इस समय अपने आप को इस्लामिक गुरु बनने की कोशिश कर रहा है, टर्की का बेहोश होना, बेहाल होना स्वाभाविक है। और अब पाकिस्तान का पक्ष लेने वाले देशों में मलेशिया रास्ते पर आ चुका है। चीन का हाल हम देख रहे हैं। मैं लगातार चीन पर एक बड़ी सीरीज चला रहा था कि चीन पूरी तरह से विश्व पॉलिसी पर घिरा हुआ है, साउथ चाइना सी से घिरा हुआ है, गलवान में घिरा हुआ है, और हम लगातार उस पर प्रेशर बना रहे हैं कि 62 की सिचुएशन पर जाइए तब हम आपसे वार्ता करेंगे। वो कह रहे हैं कि 5 जून 2020 से पहले हम जा चुके हैं, जहां पर हम थे 5 जून से पहले हम वहां पहुंच गए हैं, हम डिस्केलेशन कर चुके हैं। लेकिन भारत कह रहा है आपने डिस्केलेशन नहीं किया, क्योंकि हमारे पास ऑन द पेपर्स आपको वहां जाना पड़ेगा जहां आप 62 में थे। पेपर तो यही कहता है। आप कांग्रेस ने पैसे लेकर और कुछ खरीद फरोख्त करके आपको एंट्री मरवा दी, दैट इज एन इलीगल वे। तो चीन, मलेशिया और टर्की, अभी तीनों की हालत बड़ी खस्ता है। आज पाकिस्तान का 370 का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, या 370 पर जो वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो इन देशों को हाशिए पर संसार में खड़ा कर चुके हैं, खुद सहित। वो खुद भी उसी सिचुएशन में हैं और इन देशों को भी लेकर डूबेंगे। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अभी भी सोचना चाहिए, टर्की को भी सोचना चाहिए, मलेशिया को सोचना चाहिए, चीन को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के कब्जे में जो जम्मू कश्मीर है वो भारत को दिलाने में इन सभी का लाभ है। उसमें मदद करें, पाकिस्तान को कन्विंस करें, पाकिस्तान पर दबाव डालें, पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान को छोड़े। क्योंकि भारत जब गिलगिट बाल्टिस्तान लेने के लिए वहां उतरेगा तो यह संभव है कि मलेशिया उनका फेवर करे। हालांकि मलेशिया फेवर अब नहीं करेगा, क्योंकि वो तो मातर मोहम्मद जा चुके हैं। और टर्की का हाल बहुत बुरा है, वो हम सबको दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो लेबनान में हो, चाहे वो सीरिया में हो, चाहे वो साइप्रस के समुद्र पर हो, चाहे वो ग्रीस के खिलाफ हो, चाहे वो फ्रांस के खिलाफ हो, चाहे वो अमेरिका के खिलाफ हो, सब जगह से वो घिरा पड़ा है। उसका एक मित्र मात्र पाकिस्तान है, और चीन भी उनका दोस्त हो सकता है। और चीन इस समय सारे 18 देशों से घिरा हुआ है, इवन अमेरिका और रूस से भी घिरा हुआ है, और हिंदुस्तान के करेक्ट बॉर्डर पर खड़ा हुआ है। इसलिए इन सभी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ना ही नेहरू जी हैं, ना ही उनके वंशज हैं, और ना ही अपूर्ण सरकार है, ना ही खंडित सरकार है। ये पूर्ण बहुमत की सरकार बैठी हुई है, और यहां पर एक ऐसा प्रधानमंत्री बैठा है जिसकी विल पावर स्ट्रांग नहीं, स्ट्रांगेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। ये टर्की का हाल, टर्की मोदी के फंदे में फंस गया। मोदी के मित्र उनसे भिड़ गए हैं। मोदी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मित्र भिड़ गए हैं। हालांकि हमने केवल खुलकर स्टेटमेंट दिया था कि टर्की को हमारे इंटरनल मैटर में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन टर्की इस समय किस सिचुएशन में है मैंने आपको बताने की कोशिश की। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।